अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेल यूसुफ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक लड़की को क्या क्या सवालात पूछने चाहिए एक लड़के से जब उनकी शादी तय होने को जा रही हो। तो ये एक बहन ने कमेंट किया था, मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था इस पे कि 7 पॉइंट्स यू मस्ट हैव सीन इन अ वूमन वाइल यू आर गोइंग टू मैरी विद हर। तो एक लड़के को 7 पॉइंट्स देखने चाहिए। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि आप मुझे बता दीजिए कि लड़की को क्या क्या देखना चाहिए। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो, ताकि आपके जो चीज़ें मैं बताऊं कुछ प्रायोरिटी वाली चीज़ें वो आपको समझ में आ जाए, आप उन पे काम करो, सोचो और सोचने के बाद आप उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो में कोई कमी लग जाए या आपको कोई और वीडियो चाहिए इसके मज़ीद तो आप कमेंट में भी लिख लेना, उसका टाइटल लिख लेना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हमारे माशरे में निकाह होता कैसे है। देखिए हमारे माशरे में निकाह कैसे होता है कि दो घर वाले या दो ख़ानदान या दो फैमिलीज़ जो होती है ना वो तय कर दे कि हम निकाह करेंगे आपस में अपने बच्चों को। तो वो लड़का जाता है उनके घर और लड़की की तरफ से कोई उनका फादर जाता है, उनका ब्रदर जाता है उनके घर। तो फिर क्या देखा जाता है वहाँ पे कि उनका घर कितना बड़ा है, उनके पास क्या क्या है, कौन कौन से एसेट्स वगैरह है या कौन कौन सी नौकरी वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो लड़का लड़की से पूछता है कि आपने क्या किया, वो कहती है कि मैंने एमफिल किया, मैंने पीएचडी किया, मैंने डॉक्टरेट किया, मैंने एमबीबीएस किया या कोई और चीज़ की होगी। तो लड़की लड़के से पूछती है कि आपने क्या किया है, आपके पास कौन सी डिग्री है वगैरह वगैरह, आपके पास कौन सी जॉब है। तो ये सारी चीज़ें तो पूछ ली जाती है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है, ना ये कोई सिखाता है कि आपने तो डिग्रियां कर ली है, आप तो जॉब कर रहे हो, लेकिन आप एक ऐसे अच्छे हस्बैंड कैसे बन सकते हो, आप एक अच्छी वाइफ और वैल्यूएबल वाइफ कैसे बन सकती हो, आप एक ऐसे ख़ानदान को कैसे वजूद में ला सकती हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नौकरियाँ, जॉब, एसेट्स वगैरह सारी यही नहीं होती है, ठीक है, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना रोल प्ले करते हैं। तो लेकिन अखलाक नाम की कोई चीज़ भी होती है, मोरल्स नाम की कोई चीज़ भी होती है कि हाउ टू डील विद योर वाइफ, हाउ टू डील विद योर हस्बैंड, हाउ टू डील विद योर फैमिली, हाउ टू डील विद योर फादर इन लॉ, विद योर मदर इन लॉ, विद योर बाकी जो लोग होते हैं घरों में, उनके साथ डील कैसे करना चाहिए, ये किसी को नहीं सिखाया जाता है। डिग्रियाँ तो करी होती है बहुत सारी डिग्री, लेकिन इस पर किसी ने डिग्री नहीं की होती है। तो एटलीस्ट अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि निकाह में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, निकाह क्या होता है, किस तरह से निकाह में रहना होगा, रिलेशनशिप को किस तरह से मजबूत करना होगा, आपके दरमियान कौन सा बॉन्ड कैसे होना चाहिए। आजकल तो ऐसी रिलेशंस भी चलते हैं, निकाह के बाद भी पता नहीं क्या क्या होता रहता है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, तो दोनों को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए निकाह से पहले निकाह करना सीख लो, निकाह के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वो सीख लो। असल में निकाह वफ़ा का नाम होता है। जब एक बीवी अपने निकाहनामे पे साइन करती है, उस एग्रीमेंट पे, उस कंट्रैक्ट पे साइन करती है, वो कहती है कि मैं अपना हर एक चीज़ आपके हवाले करती हूँ। इसी तरह से हस्बैंड कहता है कि मैं आपका अपनी इंटेग्रिटी, अपना रिस्पेक्ट, अपना जो जो पायसनेस होती है, जो अपनी अपनी जो वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें ना मैं आपके हवाले कर देता हूँ। मैं आपके बगैर किसी की तरफ अब देखूंगा भी नहीं, मैं आपकी तरफ आपके बगैर अब किसी को मानूंगा भी नहीं। बस यू आर माई फाइनल पॉइंट एंड आई एम योर फाइनल पॉइंट। तो इसको कहते हैं निकाह। निकाह तो वफ़ा का नाम है। निकाह इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने निकाह कर लिया लेकिन पता नहीं किस किस के साथ अब बातें हो रही है, फ्रेंड सर्कल अलग है, कोई और दोस्त अलग अलग है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए फिर आपकी लाइफ में। बस आप और आपका लाइफ पार्टनर, सबसे पहले ये सीखना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो एक लड़की को पूछना चाहिए। 7 पॉइंट्स आज के वीडियो में भी मैं बात करूंगा
तो एक लड़की को क्या देखना चाहिए? देखिए, जब उसको लड़का देखने आए, बाज़ाब्ता तौर पे अच्छे तरीक़ेकार से उसको क्वेश्चंस पूछिए। नंबर 1 क्वेश्चन उसका पूछिए कि आपका मॉरल क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है। अब आप पूछोगे कि हम उसे कैसे पूछें? देखिए, बात करने का जो अंदाज़ होता है ना, बात करने से पता चलता है इंसान का कि ये कैसा, एटलीस्ट ये कैसा होगा। ठीक है, फिर ऊपर नीचे तो कभी कभार होता है, यह इंसान है, लेकिन को बात जब कम्युनिकेट इंसान करता है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है कि ये इंसान कितना सिविलाइज्ड इंसान है, ये कितना कल्चर्ड है, ये कितना वेल मैनर्ड है। तो उसकी बातों से आपको पता चलेगा कि इसके मॉरल्स कैसे हैं, इसकी एथिक्स कैसी है, इसका जो ईमान है वो कैसा है। तो उसको उसके दीन के बारे में सबसे पहले पूछे कि आपके अमाल कैसे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, कौन कौन सा काम कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि उसका जो मॉरल है, उसका जो एथिक्स है, उसकी जो अखलाक है वो कैसे हैं। नंबर 1 ये चीज़ डेफिनेटली देख लीजिए। नंबर 2 क्या कीजिए कि उसको पूछिए कि आपने शादी खुद की है या आपको फोर्स किया जाता है, यानी आपको फैमिली प्रेशर है या आप अपनी बुनियाद पर अपने अपने जो इमोशंस है उनको उनको देख के या उनको कंट्रोल करके या अपने आप को रेडी करके निकाह करना चाहते हो। तो अगर उस लड़के ने बोला कि मुझे फैमिली का प्रेशर है, अभी आई वाज नॉट एबल टू मैरी, आई वाज नॉट रेडी टू मैरी, एंड उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे भी करियर बनाना था लेकिन मुझे कोई जॉब अभी नहीं मिली, तो मुझे घर वालों ने फोर्स किया वगैरह, तो उस लड़के से शादी मत कर लो, क्योंकि वो तो जब खुद अपने आप डिसाइड नहीं कर पाया तो वो आपको कल क्या डिसीजन बता सकता है। तो अगर ये बात आपको पता चली कि फोर्स की बुनियाद पर, घर वालों के फोर्स की बुनियाद पर वो निकाह करना चाहता है, तो उस लड़के से निकाह मत कर लीजिए। नंबर 3 उसको बोलिए कि फैमिली के साथ आपका कनेक्शन क्या है, आप अपनी फैमिली को किस तरह से डील करते हैं, आपकी फैमिली आपको किस तरह से डील करती है। मतलब उसे पूछिए कि अगर आपको कभी माँ बाप से कोई खटपट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप फिर क्या करते हैं, या अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ कैसे आप डील करते हो। वो अगर बोले कि मैं अपनी बहन के साथ इतना करीब हूँ, अपने भाइयों के साथ इतना क्लोज़ हूँ, हम हंसी खेले सब कुछ कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप का हर एक चीज़ मैं सुन रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, उन पे अमल कर रहा हूँ, हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो एक गेस हो सकता है कि वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर अदरवाइज़ होगा या आपने कहीं से सुन लिया कि इसके पर रिलेशन अपनी फैमिली के साथ अच्छी नहीं है, इनके घर में सुबह भी लड़ाई शाम भी लड़ाई, तो फिर उसके साथ कनेक्शन अपना ना बनाइएगा। इसके बाद चौथा नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछिए। उसे पूछिए कि क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं मेरे और अपने माँ के दरमियान। मिसाल के तौर पे उसे पूछिए कि मैं आई आपके घर में, अब आपकी मॉम भी है, तो आप उसके साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं, आप उसके साथ कैसे हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकते हो। तो अगर उन्होंने पॉजिटिव में जवाब दिया तो पॉजिटिव जाइए, फिर उनके साथ निकाह कर लीजिए। फिर पांचवा पॉइंट इनका पूछिए कि व्हाट अबाउट योर करियर। तो करियर के बारे में आपकी क्या राय है। फॉर एग्जांपल अपने करियर के बारे में भी पूछिए और उनके करियर के बारे में भी पूछिए। उनको पूछिए कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे, अगर आप अभी कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आपका प्लान बी क्या है, आपके आने वाली लाइफ में क्या प्लानिंग है। और साथ ही साथ ये भी पूछ लीजिए कि मैं अगर आपके साथ निकाह करने के बाद कोई काम करना चाहूँगी, कोई अपना बिज़नेस करना चाहूँगी, कोई अपना जॉब करना चाहूँगी, तो आप मुझे कितना उसमें रिलैक्सेशन देंगे। या अगर मैं कोई और काम करना चाहूँगी, जिस तरह से आजकल टेलरिंग की जाती है, लड़कियां टेलरिंग करती है, एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, या इसी तरह से कोई और काम एज अ स्किल के तौर पे करती हैं, तो ताकि मनी जनरेट हो जाए, तो उसको इसके बारे में पूछ लीजिए। अगर उन्होंने आपको कहा कि नहीं, इन बातों की रिलैक्सेशन मेरे पास नहीं मौजूद है, तो फिर उसे निकाह ना कीजिए। अगर उसने कहा कि हाँ मेरे पास निकाह करने की गुंजाइश है और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो फिर आप अकॉर्डिंगली जा सकते हैं उसके साथ। इसके बाद छठी है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसे पूछिए कि आप मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक
क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है आजकल की दुनिया में, इसलिए घरों में फिर घर टूट जाते हैं, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि पैसा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दुनिया में, टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात बोलूँ तो उसको बोलिए कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरी कैसे उठाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे महीने में 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये अकॉर्डिंग टू यू योर नीड्स, तो मुझे ये खर्चा आएगा, क्या आप मुझे दे सकते हैं, क्या आप मुझे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने कहा हाँ तो फिर आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि अगर कोई कहे कि ठीक है मैं इस मामले में छूट दूंगी अपने हस्बैंड को, जब तक कमाए ना, जब तक कुछ कर लें, वो तो एक अलग बात है, वो तो अप टू यू है, आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ कि पहले ही तय कर लीजिए उसके साथ कि क्या आप मुझे मेरी फाइनेंशियल जो असिस्टेंस होगी, जो फाइनेंशियल नीड्स होगी मेरी, क्या आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर करी तो फिर जाइए, अगर नहीं तो फिर नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है, वो है फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछ लीजिए। आजकल दौर इतना बदल चुका है ना, लोग इतने बदल चुके हैं कि आप पता नहीं क्या क्या समाज में क्या क्या हो रहा है। तो उनको पूछ लीजिए कि आप कितने बच्चे चाहते हैं मुझसे। कोई तो आजकल के दौर में कहता है कि हम दो, हमारे दो, कोई कहता है कि दो से माफ़ी एक ही काफ़ी, कोई कहता है कि नहीं मुझे शरीयत इजाज़त देती है कि मैं 4-5 बच्चे रखूं। तो इनके बारे में भी आप क्लियर कर लीजिए। आपको ये बात अजीब सी लगेगी लेकिन क्लियर करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताऊं, जो भी चीज़ आप एक लड़की को चाहिए यानी लड़के से, वो उसको अपने निकाहनामे में नोट करवा लीजिए, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी फिर जहन्नम ना बन जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है लड़कियों के साथ। क्यों? मैं इस बात को दो टोक कहता हूँ। देखिए लड़कियों को कुरान ने कहा कि उनको विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। फरमाया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िन उनसैन, लड़कियों को 1/3 मिलना चाहिए। यानी अगर 3 लाख रुपए होंगे, फिर आपका एक भाई होगा तो 2 लाख उसमें से भाई को देने चाहिए, 1 लाख उसमें से लड़की को देना चाहिए। अब इसकी क्या वजह है, 2 लाख क्यों भाई को, 1 लाख क्यों लड़की को, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे लड़की को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर आपके पास बाग है तो लड़की को बाग में से हिस्सा मिलना चाहिए। इस्लाम ने लड़की को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी उनको नहीं दे रही है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ और चाहिए, ख़ास तौर पे मैं ये कहूँ, देखिए कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं ना, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, किसी लड़की की शादी होती है, फिर उसके हस्बैंड का इंतकाल होता है, उसको फिर उसके घर से निकाल ही दिया जाता है, उसको वहाँ पे रहने ही नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, निकाहनामे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे हस्बैंड के वरासत में से हिस्सा मिलना चाहिए, उसके मकान का हिस्सा मिलना चाहिए, कितना मिले वो शरीयत के मुताबिक मिल सकता है, लेकिन मुझे मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें निकाहनामे में लिखनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स ना होगी। तो इसके मज़ीद अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, किसी और वीडियो के बारे में भी, या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे कहिए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी कि एक लड़की को लड़के में क्या क्या देखना चाहिए। वो एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई अच्छा पॉइंट है, आप उसको भी कमेंट में लिख लीजिए, ताकि मैं भी वो पॉइंट आपसे सीख लूं। और प्रायोरिटी इसी चीज़ को दे दीजिए, मैंने कल भी कहा कि प्रायोरिटी आप वर्चू को दे दीजिए। अखलाक देख लीजिए, अमीरी गरीबी ये तो आती रहती है, और हर किसी की टाइमलाइन सक्सेस जो टाइमलाइन होती है ना सक्सेस की, वो अलग अलग होती है। कोई शादी से पहले कुछ कमाता नहीं होगा, लेकिन शादी के बाद अच्छा खासा और अमीर बन सकता है। तो इस वजह से आप अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक और इन 7 पॉइंट्स को लेके अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।